जो पतला दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो अनहेल्दी है, और वो शख्स जो थोड़ा बल्की दिख रहा है वो बहुत हेल्दी है। पराठे सुबह सुबह 2-2 3-3 लोग पराठे खाते हैं, लेकिन अंडा शायद एक खाते हैं। सो जो हजरात इस तरह की लाइफस्टाइल से गुजर रहे होते हैं उनके अंदर हाई चांसेस ऑफ डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अगर आप ये दो चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से जान छुड़ा सकते हैं, आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज का जो इम्पैक्ट होता है वो मे बी आपको 5 साल 10 साल बाद नज़र आए, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए सांस लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई ओजेम्पिक इज देयर इन द मार्केट आउट देयर, राइट। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ 100 किलो का भी जो वजन वाला इंसान है वो भी कह रहे हैं कि मैं ओजेम्पिक इस्तेमाल करके 70 किलो के वजन पर आ जाऊँ। तो ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक बात, उनको आप देसी घी का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि होता ये है कि बड़ी एज में जब आते हैं और बचपन में उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं खाई होती तो वो हाथ भी नहीं लगाते हैं इस तरह की चीज़ों को। देसी घी का इस्तेमाल, बटर का, नॉट मार्जरीन। मार्जरीन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द किड्स, सो प्लीज़ गेट रिड ऑफ द मार्जिन, गेट रिड ऑफ प्रोसेस्ड ऑयल, सोया ऑयल्स, ये जो सन सीड ऑयल्स हैं इससे जान छुड़ाएं। मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का बच्चों को आदत लगवाएं। लेकिन उसमें मसला है कि हमारी माएँ तो खाती नहीं है वो चीज़, बच्चे कहाँ से खाएंगे। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन और आज मैं मौजूद हूं यूजर कॉलेज के अंदर और मेरे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान हैं जिनका नाम है मिस्टर फायज गुलजार। यार, आप लोगों ने भी बहुत सारे फिटनेस कोचेस से बात की होगी, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि अक्सर वो कोई ऐसी बात करते हैं जो समझ में आती नहीं है। बात करते हुए अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। एक प्रोसेस से गुजर के बचपन से, क्योंकि वो ट्रेनिंग करते हुए आ रहे होते हैं, तो उन्होंने फिटनेस सीख तो ली है बट शायद समझी नहीं है। लेकिन मेरे जो आज के मेहमान हैं वो ज़रा यूनिक हैं इस हवाले से। ये ओनर हैं डेल्टा फिटनेस के, लेकिन असल स्टोरी ये नहीं है। असल स्टोरी ये है कि इन्होंने एमबीए किया है और वो भी कराची के टॉप इंस्टीट्यूट आईबीए से, और ये बहुत अरसे तक जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी एंड बिकॉज ऑफ हिज पैशन, इन्होंने हेल्थ एंड फिटनेस में ट्रांजिशन किया और अब ये एक जाने माने हेल्थ कोच हैं। आइए बात करते हैं मेरे मेहमान मिस्टर फायज गुलजार से। अस्सलाम वालेकुम फायज साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप। फायज, मैंने जो पूरी हिस्ट्री आपकी दी है, इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बताया मेरे प्रोफाइल के बारे में। IBS MBA किया, 11 साल कॉर्पोरेट साइड एक्सपीरियंस हासिल किया, एंड बैक इन 2020 आई रियलाइज दैट दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन, एंड दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड माई फर्स्ट बिजनेस विद द नेम ऑफ जिमनास्टिक अरीना। और पिछले 5 साल से मैं हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर में मौजूद हूँ। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी आप इतना अच्छा करियर लेके चल रहे थे और एकदम से आपने ये ट्रांजिशन क्यों किया। तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो मैं खुद इन्वॉल्व रहा, 2005 से वर्कआउट करता रहा, एक्सपीरियंस रहा। एंड उसके बाद जब मैंने नंबर्स देखे हमारे मुल्क के, तो मुझे एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसको एड्रेस इस वक्त कोई सीरियसली नहीं कर रहा। सही। और वो हुआ ऐसे कि 2020 में हम कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे व्हाइल आई वाज वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट कंपनी। उसमें मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ की शरह है वो तकरीबन 35% है, यानी कि 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डायबिटिक। 35%? सो इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट। मैं समझता हूँ कि अगर ये किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर ये नंबर सामने आता तो इमरजेंसी नाफिज हो जाती। और आई एम श्योर ये भी वो डाटा है जो हमारे पास आ गया है। बिल्कुल, बहुत सारा ऐसा भी डाटा होगा जो शायद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे रूरल एरिया के अंदर कि उनको क्या इशू वो फेस कर रहे हैं। तो ये तो वो हजरात हैं जो रजिस्टर्ड डायबिटिक्स हैं हमारे पास। तो आई एम श्योर कि ये नंबर इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, ये ऑलरेडी डायबिटिक हैं, अभी हम प्री डायबिटिक वालों की तो बात ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और पीपल हु आर obese या पीपल हु हैव लिवर इश्यूज, LFT जब हम कराते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारा फैटी लिवर है। हाइपरटेंसिव जो हमारे पास लोग आते हैं उनके जो मसले मसाइल हैं, तो ये ऑल इन ऑल अगर इसका रूट कॉज देखें तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। बिल्कुल। सो मुझे एक फाइज भाई ये बताएं कि हम एक बहसल कौम जो है वो हमारा एक मिजाज, एक बिहेवियर है। हमारी वालदा जो है ना, जब मैंने थोड़ी सी फिटनेस की तरफ अपना प्रोग्रेशन शुरू किया
तो हमारी वालदा कहने लगी, बेटा क्या हो गया तुम्हें, कितने कमज़ोर होते जा रहे हो, हमारे ख़ानदान में सब जो है माशाल्लाह खाते पीते हैं, तगड़े हैं, बिल्कुल, तुम्हें क्या हो गया है, तुम भाइयों को देखो कितने तगड़े हैं वो। ये जो तगड़ा है हमारे माशरे में, बिल्कुल। ये एग्जैक्टली आप ज़रा लोगों को ये बताएंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम है दैट पीपल हु थिंक दे आर हेल्दी, आर दे रियली हेल्दी? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो पतला दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो अनहेल्दी है, और ठीक है। वो शख्स जो थोड़ा बल्की दिख रहा है, हम्म, वो बहुत हेल्दी है। सही है। ऐसा कतई नहीं है। हमारी ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा कि कोई भी मर्द जिसकी वेस्ट लाइन 35 से ऊपर है, या कोई भी खातून जिसकी वेस्ट लाइन 33-34 से ऊपर है, प्लस अगर उसका हम टेस्ट की तरफ जाएं, HbA1c जो है वो 5.5 के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले सालों में उनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा जी, ऑडियंस के आने के लिए ये टेस्ट बता दीजिएगा, बिल्कुल। किस चीज़ का होता है ये टेस्ट जी, और ये क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल। सो HbA1c आपका ब्लड का ग्लूकोज़ का लेवल पिछले 3 महीने का जो है वो रिज़ल्ट दिखाता है कि ठीक है। आपकी ब्लड जो ग्लूकोज़ लेवल है वो इस दौरान कितना ज़्यादा या कम रहा है आपकी सही। बॉडी में। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जिसके अंदर रोटी, चावल, आलू, पास्ता, स्पेगेटी, इस तरह की चीज़ें जब हम खुराक में ज़्यादा खा रहे होते हैं, जैसे कि आपने मिसाल दी वालदा की, तो पराठे खाना, राइट? कि पराठे सुबह-सुबह 2-2 3-3 लोग पराठे खाते हैं, लेकिन अंडा शायद 1 खाते हैं। ऐसे है। सो जो हज़रात इस तरह की लाइफ़स्टाइल से गुज़र रहे होते हैं, उनके अंदर हाई चांसेस ऑफ डायबिटीज़ या इंसुलिन रेज़िस्टेंस होता है, होने के भी होने के होते हैं, चांसेस यानी वो बिल्कुल। टेस्ट आपको बता देता है कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। ये सही है। आपके लिए एक अर्ली इंडिकेशन होती है टू गेट रिड ऑफ और टू गेट इनटू दैट ओके। डिज़ीज़ और प्रॉब्लम। ओके। तो हम अब अगर एक जनरली आप बात देखें, हमारे आस-पास भी अगर आप देखें डेली लाइफ़स्टाइल के अंदर, तो हमारी जो खुराक है सुबह से शाम तक, उसमें आप देखेंगे कि हमारी प्रोटीन की क्वांटिटी उतनी नहीं होती जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स की या रोटी, चावल, आलू, पास्ता, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सही। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि बिरयानी खाते हैं हम, ज़्यादातर लोग हर जुम्मे को खाते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, घर पे बन, तो पूरी प्लेट में चावलों की तादाद, राइस की तादाद जितनी होती है, उसके कंपैरिजन के ऊपर जो चिकन या मीट की क्वांटिटी होती है, वो बहुत फ़र्क होता है। ऐसे है। कि आप चावल पूरी प्लेट भर के खा रहे होते हैं, और उसमें जो मीट की क्वांटिटी होती है वो बड़ी कम होती है। ठीक है। अब इसको पहले तो समझना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं, प्रोटीन करता क्या है बॉडी में, तो फंडामेंटल जो रूट कॉज है उसको बेहतर हम समझ सकेंगे। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है बॉडी को एनर्जी देना, यानी कि मैं आज सुबह से शाम तक अगर मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है या जो काम मैंने करने हैं रोज़मर्रा की रूटीन में, उसमें मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है। इंसान को फॉर इंस्टेंस एक दिन के अंदर 2 रोटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं 3 रोटी खाता हूँ। सही है। आज आपको शायद कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रोज़ाना 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा रहे हैं, तो वो जो 1 रोटी एडिशनल है, बॉडी उसको एज़ एनर्जी सोर्स बॉडी में कंज़र्व कर लेती है। ठीक है। 2 रोटी को आपने एनर्जी में यूटिलाइज़ कर लिया, और वो जो 1 रोटी बच गई, बॉडी को ये सिग्नल मिला कि हमारे पास एडिशनल कैलोरीज़ हैं या एडिशनल एनर्जी है, इसको हम बॉडी में कंज़र्व कर लेते हैं फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। बट ओवर द ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5 years down the road, it gets एज, यानी कि फैट की जो सूरत हाल है या फैट रिजर्व जो है वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है। फिर आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। ठीक है। इसीलिए जो प्री डायबिटिक्स होते हैं, आप उनका HbA1c उठा के देखेंगे तो वो 5.5, 6, 5 और इसके दरमियान में 5 to 6 के दरमियान में वेरी कर रहा होता है। लेकिन जो डायबिटिक होते हैं वो फिर 6 अबव चले जाते हैं, 6.5 अबव। इसकी वजह यही होती है कि आप थ्रू आउट दीज ईयर्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे थे, और जो एक्टिविटी थी वो आपकी उसके मुताबिक इक्वल नहीं थी। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी बैलेंस, एनर्जी इन, एनर्जी आउट। सो दैट इज द रूट कॉज। तो मैं इसको अपनी ऑडियंस के सामने के लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ। आपने कहा कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसके अंदर हमारे माशरे में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक वैसे ही ज़्यादा है, बिकॉज हम लोग चावल और रोटी हमारा स्टेपल फूड है। बिल्कुल, तो हर खाने के अंदर रोटी मौजूद है और चावल मौजूद है, बिल्कुल, तो वो तो खा ही रहे हैं। बिल्कुल। बट हम ओवर द ईयर्स कर ये रहे हैं कि ज़रूरत जितनी बॉडी को है उससे ज़्यादा खा रहे हैं। जी, सो आपकी बॉडी कह रही है यार ये सरप्लस है, इसको जाके स्टोर कर दो एज फैट। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ना ऑडियंस के लिए सर थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करें, क्योंकि मैंने इस लफ्ज़ के बारे में लोगों को कहते हुए सुना है, बट आई डोंट थिंक सो हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है।
दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस, द मेनेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसको जरा लोगों को एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली है क्या और इससे प्रॉब्लम होती क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन को समझना चाहिए कि इंसुलिन क्या काम करती है। आपकी बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन। जब आप खुराक खाते हैं तो आपकी खुराक जो है वो कन्वर्ट होती है शुगर या ग्लूकोज की सूरत के अंदर। जब बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ गया है, बॉडी को तो नहीं पता कि रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो तो ग्लूकोज की सूरत में उसको कंसिडर करता है, राइट? सो द इंसुलिन हार्मोन बेसिकली एक्ट्स एज अ की, जो कि दरवाज़ा होता है उस की का, उस दरवाजे की वो की होती है जो खुराक को या ग्लूकोज को आपके सेल में लेकर जाती है, ठीक होगा। राइट? सो एक पॉइंट होता है कि जब एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बताया 2 रोटी खाई, वो उतनी 2 रोटी की जो एनर्जी है वो सेल के अंदर चली गई, और जो बकाया 1 रोटी की एनर्जी थी वो कंजर्व हो गई फैट की सूरत के और अंदर। ये इंसुलिन करेगी। ये इंसुलिन करेगी। इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में ऊपर होगी यानी बड़ी भी होगी तो फिर फैट स्टोरेज हो रहा तो होगा। फैट स्टोरेज ज़्यादा बढ़ रहा होगा। सही है। और एक टाइम ऐसा आएगा बॉडी के अंदर जब आपका बॉडी फैट इतना बढ़ जाएगा और बॉडी में और कहीं पे मसल या सेल के अंदर इतनी जगह नहीं होगी कि वो ग्लूकोज या वो न्यूट्रिएंट्स उसमें जा सकें। दैट इज द टाइम व्हेन योर बॉडी बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी कि अब इंसुलिन काम ही नहीं कर रही। सही है। उस पॉइंट तक काम करेगी जब तक वो उस न्यूट्रिएंट को सेल में पुश कर सकती है। ठीक है। लेकिन जब एक पॉइंट आया कि अब बॉडी में कहीं जगह ही नहीं है उसको जो है वो प्रोसेस करने की, तो फिर वो इंसुलिन बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर आपके कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से ही आपको डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत भी शुरू हो जाती है। लेटेस्ट रिसर्च की मल्टीपल रिसर्चेस आर अवेलेबल ऑनलाइन जिसमें ये नज़र आता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं वो बीमारी जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से इम्पैक्ट कर रही होती है, जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर एंड डायबिटीज़। ये तमाम का रूट कॉज इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर हम एज अ नेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लें तो हम ये तमाम बीमारियों को एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि कैंसर सेल जो है वो भी ग्लाइकोजन के ऊपर थ्राइव करता है, ग्रो करता है। सो वो इनिशियली जो मसला होता है वो वहीं से शुरू होता है कि आपकी बॉडी में किसी पॉइंट के ऊपर इतनी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ चुकी होती है कि अब उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, एंड दैट देन कन्वर्ट्स इनटू कैंसरस सेल। सो नाउ यू टेल मी कि अगर कोई ऑलरेडी बंदा इस जगह पहुंच गया है जहां पर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इज इट रिवर्सिबल? Yes, it is 100% reversible. If you want to know more about it, you can read about Dr. Jason Fung. Yeah, I've read it. Right, so मैंने भी उनका YouTube उनकी मल्टीपल जो है ना वो किताबें भी हैं जिसमें वो डायबिटीज़ कोड के नाम से एक किताब है, एक किताब ओबेसिटी कोड के नाम से है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर अपना पूरा प्रोसेस, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ यही बात उन्होंने बताई है कि अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो कोई दुनिया की दवाई ये रिवर्स नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल चेंजेस के ज़रिए ही आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या है? इस एनर्जी बैलेंस का जो मैंने नाम लिया, एनर्जी इन एनर्जी आउट, इसको कंट्रोल कर लें। इसको मैं थोड़ा सा और एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस में कि आपकी आप समझें कि एक टैंक है, वाटर टैंक है, राइट? एक तरफ से वाटर इनटेक है, एक तरफ से आउटलेट है। अच्छा, अब इस वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी में ये हो रहा है कि जो वो टैंक है वो ओवरफ्लो हो रहा है इस सूरत के अंदर, ग्लूकोज की सूरत के अंदर के शुगर है। सो वो जो ओवरफ्लो है हमने उस ओवरफ्लो को कंट्रोल करना है, और जो इनलेट से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हमने उसको कंट्रोल करना है। आउटलेट जो है वो आपका एक्टिविटी है और जो आपका इनलेट है वो आपकी खुराक है। अगर आप ये दो चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से जान छुड़ा सकते हैं, आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो क्या तरीका होगा? उसमें आप कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कंट्रोल करेंगे। ख़त्म नहीं करना है आपने किसी भी चीज़ को, आपने उसको कंट्रोल करना है। यानी कि अगर आपकी कैलोरीज के नंबर्स में मैं बात करूँ तो अगर आप 1000 कैलोरीज खा रहे हैं तो उस 1000 कैलोरीज को आप कंट्रोल करें, 800 कैलोरीज पे लेकर आएँ, और प्रोटीन की जो कैलोरीज हैं उसको आप बढ़ाएं। राइट, ये दो काम करने, और वहां से आपने एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज के हवाले से भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हमारे कज़न की शादी आ रही है और मुझे वेट कंट्रोल करना है 3 महीने के अंदर, तो मैं 3 महीने जो है वो जिम एक्सरसाइज करके वेट कंट्रोल कर लूँगा और मैं फिर दोबारा से अपनी वही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग जाऊँगा, और क्रैश डाइट भी कर लूँगा, फाके काटने लग जाऊँगा, जो कि और ख़तरनाक हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्सरसाइज उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है आपकी ज़िंदगी के अंदर जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए सांस लेना है, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए खाना खाना है।
एक एथलीट है माइक मेंजर, वो बड़े प्यारे अंदाज में इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर मैं आपका सांस रोकने की कोशिश करूं तो आपको लगेगा कि आप मरने लगे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी खुराक 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक रोकने की कोशिश करें तो तब भी आपको ये लगेगा यू आर गोइंग टू डाई। सिमिलरली एक्सरसाइज डज द सेम थिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज कि जब सांस ले रहे हैं और उसको जब हम रोक रहे हैं तो वो सेकंड्स के अंदर शायद आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। खुराक को अगर आप बंद करें तो शायद वो 10-15 दिन, 30 दिन के बाद उसका आपको इफेक्ट नजर आएगा। एक्सरसाइज का जो इम्पैक्ट होता है वो मे बी आपको 5 साल 10 साल बाद नजर आए, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सांस लेना है। सो वेरी ट्रू। सो अब फाइज, मुझे सबसे पहले लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात करते हैं, एंड देन हम अगली जनरेशंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अभी जो इस चीज़ को समझते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आज हम सड़क पे निकल जाएं और लोगों से पूछना स्टार्ट करें ना, तो जो अर्ली 30s के अंदर होंगे या लेट 20s के अंदर होंगे ना, आप उनसे पूछेंगे हम फिट है भाई, उनको ये एक्चुअली रियलाइजेशन भी नहीं होगी कि वो कितनी बुरी तरीके से उस जगह जा रहे हैं जहां पर वो शायद 2-3 साल बाद पहुंच जाएंगे। राइट नाउ द बॉडी इज यंग, है ना, आपको फील नहीं हो रहा है उसके, बिल्कुल ऐसे ही, पर अंदर जो है ना वो मामला गड़बड़ हो चुका है, बिल्कुल ऐसे। तो आपको लगता है कि ये जो पूरी कौम है हमारी, ये एक खुशफहमी में मुब्तला है कि वो हैं जी फिट हैं और स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हैं, उतर रहे हैं पूरे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें लगता है कि 25-30 साल की उम्र, 35 साल की उम्र के जो हजरात हैं और ख़वातीन हैं कि वो बिल्कुल फिट हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। अगर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 2 चीज़ों को, जो मैंने एक्टिविटी लेवल और न्यूट्रिएंट के इनटेक के हवाले से बात की है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं पा रहे ना अभी, तो ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल हमारे यहाँ है यूजुअली घरों में, उसकी वजह से इट्स इनएविटेबल होना ही होना है कि उन्होंने जाके लेट 30s में 40s में सफरिंग स्टार्ट हो जाना, किसी ना किसी सूरत में उनको मसला पेश आएगा। वॉकिंग, यस। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि इस वक्त होपलेस कंडीशन में ना वे कि उसकी हेल्थ से ऐसी है कि वो बिल्कुल नहीं फील कर रहा, क्योंकि आपको पता है, आप बीइंग अ ट्रेनर योरसेल्फ, आपको मालूम है कि हमारे लिए और एक आदमी के लिए 3 जंपिंग जैक्स लगाना भी एक आदमी के लिए ऐसा लगता है क़यामत टूट गई। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन शायद दूसरे के लिए नहीं हो। बिल्कुल ऐसे। सो स्टार्ट विद वॉकिंग, यू थिंक वॉक इज अ गुड? यस, और वॉक में भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो सिर्फ 4 मिनट वॉक करता है, 4 मिनट सिर्फ, और उसको सांस फूलने लग जाता है, तो उसको रुकना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे यहाँ उस पॉइंट पे आके लोग रुक जाते हैं एंड देन दे डोंट कंटिन्यू। इफ यू कैन वॉक फॉर ओनली 4 मिनट्स, डू दैट फॉर 1, 2, 3 और 4 डेज। देयर विल बी अ टाइम जब आप वो 4 मिनट से उठ के 5 मिनट पे जा रहे होंगे। 5 मिनट, हर दफा आप 1 मिनट ऐड कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट। देखिए सर, जो चला गया ना दुनिया से, वो फिर भी कम तकलीफ देह है बनिस्बत उसके कि जिसको खुदा ना खासा फालिज हो गया है, या किसी को हार्ट अटैक हो गया और वो बिस्तर पे पड़ गया स्ट्रोक की वजह से, या किसी का फैटी लिवर या कैंसरस हो गया है। वो ज्यादा परेशानी का बाइस बनेगा, क्योंकि जब एक ब्रेड अर्नर घर का सही तरीके से जिंदगी नहीं गुजार सक रहा, तो उसका इम्पैक्ट उसकी वाइफ, उसके बच्चों पे भी पड़ रहा है। कि उसके बच्चे, अगर आज वो 30 साल की उम्र है उसकी और वो आज अपना ख्याल रखना नहीं स्टार्ट कर रहा, और अगले 20 साल के अंदर उसको किसी न किस्म की इस तरह की बीमारी पड़ सकती है, और वो बच्चे बड़े होंगे, उनकी अपनी जिंदगियां स्टार्ट होंगी, तो आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ उस तरीके से आपका ख्याल रख सकते हैं? उन्होंने अपनी जिंदगियां नहीं गुजारनी, उनकी अपनी जिंदगी इम्पैक्ट करेगी। तो क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे वो दिन देखें, वो परेशानियां देखें? अगर तो आप ऐसा करते तो फिर आप करते रहे इसी तरीके से, वरना तो आप फिर जो है ना वो कोई ना कोई इस तरह की सूरत हाल में पड़ जाएंगे। तो समझने की बात यह है कि जी आप अपने फ्यूचर को सिक्योर फाइनेंशियली तौर पे जो देख रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हेल्थ एंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। ठीक है, अच्छा। अब फाइज मुझे ये भी बताइएगा कि विद मेडिसिन कमिंग इन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, प्रोसीजर्स आ गए हैं, चीज़ों के मसले, ओज़ेम्पिक आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जाने नहीं चाह रहा था यहाँ पर, बट मैं ब्रीफली आपसे जानना चाहूँगा कि सर आप लोगों ने कहा यार क्या करनी है एक्सरसाइज, लाओ ओज़ेम्पिक, गया फैट, and I've seen transformations by the way. So first of all, we need to understand why Ozempic is there in the market out there, right? Ozempic basically उन लोगों के लिए बना है जिनका वजन 200 किलो, 180 किलो या 220 किलो, ऐसा वजन है कि जिसके अंदर वो मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं, ये पहला स्टेप होता है कि आप ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करके
अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करके बॉडी वेट को थोड़ा सा रिड्यूस करके मूवमेंट की सूरत हाल के अंदर आ जाएं, राइट। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ 100 किलो का भी जो वजन वाला इंसान है वो भी कह रहा है कि मैं ओज़ेम्पिक इस्तेमाल करके 70 किलो के वजन के ऊपर आ जाऊं, तो ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ओज़ेम्पिक हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरे ख्याल से 0.5% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ओज़ेम्पिक, या उसको उस डायरेक्शन का पता है ओवरऑल। आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है, चलें हो जाएगी, बट फिर भी मेरे ख्याल से एक्सेस जो है ना वो जनरल पॉपुलेशन के पास नहीं जाएगा। अभी तो हम बात करें कि अक्रॉस द बोर्ड किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। यस, ओज़ेम्पिक इज आउट देयर, बट ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल करना मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। ओज़ेम्पिक सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, आपकी जो एपेटाइट है उसको सप्रेस करती है। प्रोसेस वही हो रहा है कि आपका कैलोरी इनटेक कम हुआ, राइट, जितना आप कैलोरी मौजूद थी GLP-1 के जरिए, और आपका एक जो सुबह से शाम तक आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसमें मेटाबॉलिक रेट चल रहा है, राइट, मेटाबॉलिज्म आपका काम कर रहा है। तो हो ये रहा है कि जब वहां से खुराक आना कम हुई तो यहाँ से आपकी जो रिलेटिवली जो डेली की रूटीन में कैलोरी का बर्न करने का मामला था वो अपने लिहाज से चल रहा था। तो सिर्फ ये हुआ कि वो फैट जो है वो एनर्जी में यूटिलाइज होके फैट कम हो गया, लेकिन उसकी वजह से मसला क्या हुआ, आपने मसल पे तो कोई काम नहीं किया। होगा क्या, फिर आपके जॉइंट्स पेन करना शुरू कर देंगे, आपके लोअर बैक में मसला स्टार्ट हो जाएगा, आपके नीज में मसला स्टार्ट हो जाएगा, आप दिखेंगे अच्छा नहीं, आपकी स्किन सैगी हो जाएगी। बहुत सारे हैवी वेट लोग जब वजन कम करते हैं फाके काट के फॉर इंस्टेंस, तो उन देखें आप उनकी स्किन बहुत लटक जाती है, यहाँ से लटकना स्टार्ट हो जाती है, शर्ट के नीचे तो अभी हमें नजर नहीं आ रहा, वरना अगर आपको वो नजर आए तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सैगी होती चली है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपने मसल को ट्रेन नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ फैट को एक तरीके से रिड्यूस कर दिया। GLP-1 वही करती है कि आप फाके काटे ना, वही वाला काम है GLP-1 का, लेकिन आप सिर्फ इंजेक्शन के जरिए अपने आप जबरदस्ती फाके आपकी बॉडी आपको कटवा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक काम चलें, अगर आपके लिए वर्क वो कर भी रहा है थोड़े अरसे के लिए, बट अल्टीमेटली आपको आना वहीं पड़ेगा, क्योंकि कितने अरसे खाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है, सारी जिंदगी तो नहीं ले सकते। देखिए कुदरत का जो निज़ाम है आप उसके अगेंस्ट तो नहीं चल सकते, कुदरत के निज़ाम को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं मशवरा ज़रूर दूंगा GLP-1 इस्तेमाल करने का, ओनली व्हेन यू कैन डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड ईट इनफ प्रोटीन। अगर आप GLP-1 को एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, जैसे आप प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं या क्रिटीन इस्तेमाल करते हैं टू पुश योरसेल्फ फर्दर, तो वो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप सिर्फ सारा इन्हिसारी GLP-1 पे कर लेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो। वो लोग जो ओज़ेम्पिक की तरफ जा भी रहे हैं, अगर आप किसी वजह से चले भी गए हैं, सो आपको फिर भी अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे फॉर लॉन्ग टर्म, एग्जैक्टली लॉन्जेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने हेल्दी जो है ना आखिरी जो अपने जिंदगी के साल हैं उनको अगर आप अच्छा गुजारना चाहते हैं तो आपको मूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। देखेंगे हमने ये ऑब्जर्व भी किया, हमारा एक्सपीरियंस भी है कि जो लोग जिम स्टार्ट कर देते, मैं अपनी आपको मिसाल दे देता हूँ, मैं 15 साल आई स्मोक्ड सिगरेट फॉर 15 ईयर्स। मैंने 2018 में क्विट कर ली थी कम्प्लीटली, और वो उस पॉइंट पे आगे मैंने की थी कि जब मैंने ये डिसाइड किया था कि आई नीडेड टू ट्रांसफॉर्म माय बॉडी, क्योंकि मेरा बॉडी वेट भी उस वक्त कुछ बढ़ गया था, मैं थोड़ा कॉर्पोरेट साइड पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर सक रहा था। तो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारी ऐसे चीज़ों से भी जान छुड़ाने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। लोगों का एक परसेप्शन है सर, वो जरूर ठीक कर दीजिए। वो कह रहा है जी मैं आर्म्स ट्रेन कर रहा हूँ, मैं लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ, उससे मेरा फैट क्यों जाएगा? सही। तो लोगों का जरा सर ये कॉन्सेप्ट भी सीधा कर दें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। होता क्या है, फैट में अगर आप फैट उठाएं, जैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो फैट हमारे सामने होता है, जैसे कुर्बानी के ऊपर फॉर इंस्टेंस, और मीट उठाएं तो आप देखेंगे इस दोनों चीज़ों के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, वो है मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म। मसल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, सेल्स हैं, डाई करते हैं, दोबारा बनते हैं। फैट के अंदर कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है। आपने कभी देखा है कि ब्लड में खून, फैट में खून नजर आ रहा हो? खून हमेशा मीट में होता है, राइट। सो ये पहले समझना चाहिए कि फैट does not have any metabolic rate activity going inside it, but मसल के अंदर हर वक्त कोई ना कोई काम चल रहा है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, मसल की रिकवरी हो रही है। सो जब मसल के ऊपर आप सिर्फ काम करते हैं तो आपकी बॉडी का जो नेचुरल मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि इंजन जो चल रहा है वो काम करता रहता है, राइट। तो जब आप मसल के ऊपर फोकस करेंगे और फुल बॉडी वर्कआउट्स करेंगे, या मसल जैसे आपने बाइसेप की बात की, और एनर्जी चाहिए उसको, तो एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि खुराक
वो कहीं ना कहीं से लेगा। तो अगर आप खुराक अपनी कंट्रोल करके चल रहे हैं तो जो आपके पास रिजर्व फैट्स हैं वो उसको यूटिलाइज करेगा टू ब्रेक डाउन दोज एलिमेंट्स या दोज न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द मसल. So that is the reason why it is always beneficial to have full body workouts rather than having only cardio sessions. तो आप ये कह रहे हैं जब आप अपने मसल्स को पुश करेंगे जी, तो वो ऑटोमेटिकली आपका फैट खींच के निकालेगा Exactly. क्योंकि आपने अपनी डाइट को ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है. Yes. तो ग्लाइकोजन लेवल जो है वो नीचे है. Yes. अब ग्लाइकोजन नहीं मिल रहा तो उसको कहीं ना कहीं एनर्जी तो चाहिए. Exactly. तो वो आपके फैट को टैप एग्जैक्टली इसीलिए पीपल अबव 30 इयर्स ऑफ एज उनको अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, जैसे आपने सवाल किया था कि अगर एज ब्रैकेट में हम डिवाइड करें तो अगर 30-35 साल से ऊपर के हजरात हैं जो ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में और कुछ ना बदलें. मैं नहीं कहूँगा उनको कि आप प्रोटीन इंटेक फ़ौरन से बढ़ा दें या आप कार्बोहाइड्रेट्स फ़ौरन से कम कर दें. नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो वैसे ही चलने दें. सिर्फ एक काम जो आप ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं आप उसको शामिल कर लें और वो होगा एक्टिविटी, एक्सरसाइज. अगर आप उन तमाम चीज़ों को वैसे ही रखें और एक्टिविटी लेवल अपना इम्प्रूव कर दें तो आपकी ऑलरेडी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दिन की वो बढ़ जाएगी. तो जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो अपनी जगह पे ही हैं, राइट, उनको आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका ये जो गैप आया है, जो एनर्जी एडिशनल रिक्वायर्ड है, उसके जरिए आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स नजर आना लग जाएंगे. ऑल्दो वो रिजल्ट शायद आपको 3 महीने में नहीं नजर आएंगे क्योंकि अपनी खुराक को आप बदल नहीं रहे हैं, लेकिन आप एक्टिविटी बढ़ा दी है. लेकिन ये जो गैप है ये ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 ईयर और 2 ईयर और 3 इयर्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल. ये उस सूरत हाल में है जब आप कुछ भी नहीं कर सकते. बेहतर तो देखें, सबसे ऑप्टिमम तो काम ये है कि आप अपनी खुराक को भी कंट्रोल करें और आप अपनी एनर्जी. सो ये गैप जब ज्यादा होगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. ये बेसिक साइंस है इसके पीछे. लेकिन अगर ये गैप बहुत भी ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म नीचे नहीं आ जाता. एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया. अब इसमें हम एक मिसाल ले लेते हैं फाके काटने वाली, कि जैसे क्रैश डाइट पे लोग जाते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें बिल्कुल खुराक अगर वो रेगुलरली 2000 कैलोरीज खा रहे थे अब वो रिड्यूस करके 500 कैलोरीज पे आ गए, 1500 कैलोरीज का डेफिसिट आ गया. अब इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं एक 100 किलो वजन वाले इंसान की. 100 किलो का उनका वजन है जिसपे वो अज्यूम कर लेते हैं कि 2000 कैलोरीज रेगुलरली आज तक खा रहे थे. अब उन्होंने डिसाइड किया कि जी मैंने वेट रिड्यूस करना है और उनकी सूरत हाल में उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2000 कैलोरीज से गिरा के 500 कैलोरीज पे आ गए. उनको फौरन रिजल्ट मिलेगा, उनका शायद 100 किलो से वजन गिर के 90 किलोज आ जाएगा विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स अज्यूम कर लेते हैं. अब जब 90 किलो पे आ गया लेकिन कैलोरीज तो वो उतनी 500 ही खा रहे हैं. अब होगा ये कि ब्रेन, ये भी एक कुदरत का निज़ाम है जिसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, कि दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल देगा कि हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद है इस वक्त बॉडी के अंदर, हमारे पास खुराक शायद हमें मिलेगी नहीं. तो बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि जितने भी बॉडीली एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम मेटाबॉलिक जो रेट हमने बात की, मेटाबॉलिज्म का नाम लिया, उसके प्रोसेस को बॉडी स्लो डाउन कर देती है. जब बॉडी मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देती है फिर आप स्टक हो जाते हैं एंड देन यू रियलाइज कि ओहो यार मेरा तो वेट ही नहीं नीचे जा रहा, मैं तो खाना भी नहीं खा रहा, तो फिर क्या वजह है कि 90 किलो से नीचे नहीं आ रहा. तो इसलिए जब भी आप खुराक कम करें तो एकदम से इतना ज़्यादा रिडक्शन आप अपनी खुराक में ना करें, स्लोली ग्रेजुअली करें. वही बात मैं दोबारा से पिछली जो बात मैंने कई मिसाल वाली दी है आपको कि आप खुराक के अंदर अगर कुछ नहीं बदल रहे कोई बात नहीं, आपने एक्टिविटी लेवल बढ़ाया, एक स्टेप आपने ऊपर किया, उसके जरिए आपका कुछ रिडक्शन आया, देन यू स्टार्ट रिड्यूसिंग योर डेली कैलोरी इनटेक. उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप कंट्रोल करें और आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी एक्टिविटी जब बढ़ेगी और वहाँ से आपकी खुराक कंट्रोल्ड सूरत हाल के अंदर नीचे आएगी तो आपको बेहतर रिजल्ट्स नजर आएंगे, आप फंसेंगे नहीं कहीं पे. तो आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो कैलोरी का गैप है जी वो आप इतना रखें कि आपकी बॉडी जो है ना वो शॉक में में ना चली जाए और वो ऐसे काम ना करने लग जाए कि वो फैट बर्न ही ना करने. बिल्कुल. और लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो हमारी बॉडी फैट बर्न करती है वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म की वजह से जो बर्न होता है आपका कैलोरीज वो बहुत बड़ी होती हैं. यानी आप शायद जिम करके इतनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं. जी बिल्कुल. आपकी बॉडी 2000 कैलोरी बर्न कर लेती है सिर्फ सिंपल प्रोसेसेस में जो हमारे पूरी बॉडी के चल रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. इट सीम्स लाइक यू स्टडीड वेरी वेल एक्चुअली. नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया. देखिए उसकी वजह यही है ना कि आपने एक्टिविटी स्टार्ट की, आप देख रहे हैं कि आप रेगुलर कोई ना कोई वर्जिश करें किसी ना किसी सूरत हाल के अंदर और उधर से आप खुराक को भी कंट्रोल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को सिग्नल जा रहा होता है. क्योंकि देखें जब हम वर्जिश करते हैं ना, जब एक्सरसाइज जिम में कर रहे हैं तो आप 1 घंटे के सेशन के अंदर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में मैक्सिमम 250 कैलोरीज बर्न करते हैं, राइट.
लेकिन सुबह से शाम तक 24 घंटे के दौरान जो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, मेटाबॉलिक रेट जो बर्न रेट होता है, वो अगर आप देखेंगे जिसको बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो कई गुना ज्यादा होता है, 1500, 1600, 1700। तो इसका इम्पैक्ट बड़ा थोड़ा होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सो बेसिकली आप बॉडी फैट कंट्रोल जो कर रहे होते हैं ना, वो ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं कर रहे थे, वो 23 घंटे जो आप जिम से बाहर गुजार रहे होते हैं, उसमें आपका जो है सबसे ज्यादा जो है वो बॉडी फैट कंट्रोल हो रहा होता है। सही, जबरदस्त सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। अब सर, अब जरा बात कर लेते हैं, चले हमारी जनरेशन तो गुजर गई, जो मसले मसाइल हैं हम फेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन, बच्चे आजकल के जो हमारे हैं 15 साल, 16 साल, 17 साल, जिसके लिए आई एम सो ग्लैड कि यूजर कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले बताइए सर कि किस एज में ये इन बच्चों को एक्सरसाइज करना शुरू कर देनी चाहिए? देखिए जी, एक्सरसाइज तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको उसको तरीके के साथ, एक रूटीन के साथ स्टार्ट करवाना चाहिए। देखिए बच्चा जब विलादत होती है बच्चे की, तो आप देखेंगे कि वो 2 काम ही होते हैं, उसके एक खुराक होती है और एक सोना होता है। तीसरा वो हाथ पैर हिला रहा होता है, राइट? एवरी टाइम इट्स मूविंग, राइट, द चाइल्ड। सो 7 साल की उम्र इज़ अ वेरी गुड एज ब्रैकेट के जहाँ से आप कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर बच्चों को रेगुलर डाल दें। उससे पहले कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्जिश, आप जिम या वेट स्टार्ट करेंगे लिफ्ट करना तो आपकी हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, फॉर श्योर 100%। उसकी मैं एक मिसाल भी देता हूँ। लेमैन टर्म्स के अंदर आपकी हाइट जो है वो आपकी बोन्स पे डिपेंड करती है, राइट? लेकिन जब आप वजन कोई भी उठाते हैं, आप बोन्स के ऊपर उसका कोई लोड नहीं दे रहे, आप उसका लोड दे रहे हैं मसल्स के ऊपर। तो अगर आप लटक भी रहे हैं तो लटकने से हाइट का कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो चीज़ ये है कि आपकी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी हाइट, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी खुराक। आजकल के ज़माने में आप देख लें, आपके बच्चों की खुराक के अंदर प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। 1 अंडा मैक्सिमम खाएंगे, बहुत सारे बच्चे तो खाते ही नहीं है। ब्रेड के ऊपर जो है वो स्लाइसेस के ऊपर जैम बटर लगा के और वो खा के स्कूल चले जाते हैं। तो लेकिन चिकन बर्गर में तो है ना, बहुत क्वांटिटी कम होती आई है थिंक मोर ऑफ प्रोसेस्ड है और क्वांटिटी भी कम है। और इसके अलावा देखें ना, बहुत सारी उसमें कार्ब्स का इंटेक आप देखें ना डेली बेसिस पे कितना ज़्यादा है। तो बच्चों को एक्टिविटी में, किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर डालें। कोशिश करें बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, ऐसे स्पोर्ट्स जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हों, जिसके अंदर उनका कहीं ना कहीं ज़मीन के साथ या किसी मटीरियल के साथ कॉन्टेक्ट लग रहा हो, उस तरह की एक्टिविटी के अंदर डालेंगे। उसकी वजह ये है कि रेजिस्टेंस जब डलती है बोन्स के ऊपर तो आपकी बोन्स की डेंसिटी बेहतर होती है। या तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में बच्चों को डालें, और जितना जल्दी हो सकता है आप उनको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जिसमें हड्डियों पे जोर पड़ रहा हो। बिल्कुल, जंप्स करवाएं आप बच्चों को। ट्रैम्पोलिन पे जंप नहीं, जमीन पे जंप कराया, जमीन पे। ट्रैम्पोलिन पे ना, यंग बच्चों को ट्रैम्पोलिन पे नहीं करें, क्योंकि उनकी बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा वीक होती है ना, इट टेक्स टाइम। सो यस, सो इट्स बेटर कि आप उनको जो है, क्योंकि लिगामेंट्स नहीं स्ट्रांग होते, टेंडन्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो पहले आप जमीन के ऊपर उनको जंप्स करवाएं, उनको बॉक्सिंग करवाएं। बॉक्सिंग पैड घर में ले लें, माँ है या वालिद हैं उनके हाथ में वो पैड्स लगे हुए हैं, वो बच्चा उसके ऊपर जो है वो पंच करे। इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर उनको डालें। वजन उठवाएं, आप छोटे घर के अंदर कोई बॉटल है, बॉटल उठवाएं, उनसे काम करवाएं, उनको एक्टिव रखें। जापान में देखें आप, छोटे बच्चे, उनको स्कूल की सफाई करवाते हैं, घर किचन की सफाई करवाई जाती है, हाउस कीपिंग करवाई जाती है, उनको एक्टिव रखा जाता है। इसमें 2 फायदे होते हैं। एक तो उस बच्चे की एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, एक, दूसरा उसको तहजीब और तमीज आती है कि यार बड़े होके हमने, अगर ग्लास है पानी का तो वो हमने जहाँ पिया है वहां रखना नहीं है, वापस किचन में रख के आने। एक मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी एक बात यह है कि बच्चे वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई ना स्पोर्ट्स खेलते हैं, घर में या अपार्टमेंट के नीचे क्रिकेट खेलते होंगे या कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी खुराक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उनको आप देसी घी का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि होता ये है कि बड़ी एज में जब आते हैं और बचपन में उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं खाई होती तो वो हाथ भी नहीं लगाते हैं इस तरह की चीज़ों को। देसी घी का इस्तेमाल, बटर का, नॉट मार्जरीन। Margarine is very harmful for the kids, so please get rid of the margarines, get rid of processed oils, soy oils, ये जो सीड ऑयल्स हैं, इससे जान छुड़ाएं। मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का बच्चों को आदत लगवाएं। लेकिन उसमें मसला ये है कि हमारी माएँ तो खाती नहीं है वो चीज़, बच्चे कहाँ से खाएंगे?
तो माएँ जब नहीं वो चीज़ वो लाइफ़स्टाइल अडैप्ट करेंगी तो बच्चे भी कभी भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें ख़वातीन को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की नशो-नुमा बेहतर चाहते हैं, ज़िंदगी के अंदर फ्यूचर में अच्छी सेहत चाहते हैं, तो इन तमाम खुराक जितनी भी खुराक है उसके साथ उनका एक्सपीरियंस करवाएँ। बच्चा बचपन में आप उसको शुगर, टॉफ़ी, चॉकलेट खिलाएँगे, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ लगा रहेगा। बचपन में बच्चे को आप मीट खिलाएँगे, फैट्स खिलवाएँगे, अंडे खिलवाएँगे, तो वो सारी ज़िंदगी वो काम करेगा। अच्छा सर, ये यूजर कॉलेज का क्या इनिशिएटिव है ये हेल्थ और फिटनेस को लेके? एंड जब मैंने पहली दफा ये सुना था तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। एंड आज मैं यूजर कॉलेज में ही बैठा हुआ हूँ, उन्हीं के प्रेमिसेस के अंदर पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो जरा आप मुझे बताएंगे कि इनिशिएटिव एग्जैक्टली है क्या? जी, सो बेसिकली जैसे अभी हमने बात की कि हम यंग एज पे जितना बच्चों को अच्छी चीज़ों की तरगीब देंगे और उनको एक्सपीरियंस करवाएँगे और उनको एक्टिविटीज़ में हम मशगूल करेंगे, वो चीज़ उनके साथ सारी ज़िंदगी उसी तरीके से आगे वो लेके चल सकते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की लेटर एजेस के अंदर। एक तो ये है कि उसकी सेहत जो है वो कितनी अच्छी है या बुरी है। जैसे हमने अभी बात की कि अगर हमें इन खुराक के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंट्रीब्यूशन का समझ आ जाए, तो हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। एक ये बात, और दूसरी बात ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर के अंदर एक्सपर्ट्स और टेक्निकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल्स की तादाद बहुत कम है। तो हमने ये जो करियर रेडनेस प्रोग्राम है, ये डिज़ाइन ही उस उन 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किया, जिसके अंदर बेसिकली हम ए लेवल स्टूडेंट्स, A1 का हमारा पहला बैच है, जिनको हम वही करिकुलम जो है वो सिखा रहे हैं, जो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर जिम में करता है, उसी के करिकुलम को हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं और इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा, आप यस। उनको लेकर बाकायदा पढ़ाएंगे? एग्ज़ैक्टली। ओके। सो जो बातें न्यूट्रिशन को में क्या चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, आपको कैलोरी की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी चाहिए, आपको वर्कआउट्स कौन-कौन से किस तरीके से करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों की थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज इन द जिम वी डू इट, एंड दिस हैज़ डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि ह्यूसर कॉलेज एंड डेल्टा फिटनेस हैव कोलैबोरेटेड टुगेदर। तो ह्यूसर कॉलेज में हम थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं एंड देन वी टेक देम एज़ इंटर्न्स इन द जिम, and then those students do the practical side of that theory which we've studied. तो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, सिर्फ किताबी वो बात। प्रैक्टिकल एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि असल चीज़ तो यही है कि जी प्रैक्टिकली आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप किसी इंजरी की तरफ तो नहीं जा रहे, किन वर्कआउट्स का क्या मकसद है, किन वर्कआउट्स के ज़रिए आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो तमाम बातें हम कोशिश करते हैं कि हम उनको सिखा सकें। ठीक है। एक दूसरा इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है हेल्थ एंड फिटनेस की, उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आ रही हैं। So now even in Pakistan, this is a career path for an individual to have a good future in those terms, Yes. right? अच्छा, अब होता ये है कि जैसे कोई बच्चा है जो अब A levels A2 करके वो यूनिवर्सिटी साइड पे जाएगा। यूनिवर्सिटी में आपको एक जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको भी नज़र में रखना होता है, राइट? बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसको हमने जो है वो समझा और उसको हमने सोचा कि हम इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से बच्चों को हम लोग कुछ सिखा सकते हैं जो उनका साइड हसल के तौर पे बन सके। अच्छा। तो इसमें ये इसका तरीका है कि जी जो करिकुलम हम पढ़ाने जा रहे हैं ये ख़त्म करने के बाद these students can opt for a certification, internationally recognized certification, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे NASM है, ISSA है, IFPA है, ये तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में जो आपको सर्टिफाई करती हैं टू बिकम अ पर्सनल ट्रेनर। अच्छा। सो फॉर इंस्टेंस हमारा यहाँ का एक बच्चा है जो US जाके या चाइना जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है फॉर बैचलर। सो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वो अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और आफ्टर 5 वो किसी जिम में जाके एज अ ट्रेनर, एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करे। वहाँ PT के ज़रिए वो एक्स्ट्रा मनी दे कैन अर्न, राइट, बजाय इसके कि वो किसी और जॉब में जाएं, मैकडॉनल्ड्स और KFC में जाके काम करें। उससे बेहतर ये है कि वो एक पर्सनल ट्रेनर का सर्टिफिकेट हासिल करके एज अ पर्सनल ट्रेनर वो जिम में ट्रेनिंग कराएं, उसके ज़रिए अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। और सिर्फ वो बाहर के ममालिक में ही नहीं, आज के ज़माने में आप कराची में देखें कि जिम्स की तादाद कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आप कराची में भी IBA में पढ़ रहे हैं फॉर इंस्टेंस, आप सुबह से शाम तक IBA में पढ़ाई करें, उसके बाद आप किसी जिम में जाके अपना शौक भी पूरा करें और आप फिर लोगों को भी ट्रेन करें और उसके ज़रिए जो आपकी अर्निंग हो आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें।
So that was the perspective और approach behind this career readiness program जिसके लिए हमने यूसर ने खास तौर पे they've introduced this in Pakistan for the first time and it's going really good and I hope to have more interesting and knowledgeable people coming in with us. समझ में आ रही थी कि जितने ये सोशल मीडिया से एक्सपोज्ड हैं बच्चे, ये अगर एक क्रेडिबल सर्टिफाइड आदमी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जाके एक वीडियो अपलोड करता है और वो बताता है जी मैंने जो है वो ये चीज़ करें, आप ये चीज़ करें, एंड वी नो कि एक सर्टिफाइड बंदा है जी तो आई थिंक उसकी वहाँ से भी फॉलोइंग बहुत बिल्कुल, बढ़ जाती है. दैट्स आल्सो एन एवेन्यू ऑफ अर्निंग. एग्जैक्टली ऑनलाइन के लिए तो देखें आपकी पूरी दुनिया आपके सामने है. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप महदूद औकात में ही वो काम कर सकते हैं. अब तो आप किसी भी टाइम वो बैठ के पूरी दुनिया में आप और इंटरेक्ट कर सकते ये इन बच्चों के पास जो कॉन्फिडेंस और जो लैंग्वेज स्किल्स हैं जो इनको ए लेवल प्रोग्राम से Yes, वैसे ही मिल जाती है, yes, yes. एंड विद दैट एडिशनल सर्टिफिकेशन दैट Exactly. यू आर प्रोवाइडिंग, आई थिंक दे कैन डू अमेजिंग थिंग्स. इंशाल्लाह जी, that is the जो है objective. वो सिर्फ मुझे नहीं लगता कि लोकल कोई बहुत बड़ा इंशाल्लाह इम्पैक्ट. इंशाल्लाह जी, that is the primary objective इंशाल्लाह. I think we have to put an end to this. It was an amazing experience. Likewise जी. Thank you so much. Thank you जी, thank you for having me और इंशाल्लाह ताला we'll have more sessions like these. Maybe we'll be able to put some of our effort and जिसके ज़रिए कोई ना कोई major impact हम footprint हम शामिल कर सकते हैं. Thank you so much. Thank you.